क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एज अ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ देवा मेंटल हॉस्पिटल में। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मुझे अपना समय निकाल के इस डिसऑर्डर पर हम बात करेंगे। और मैं करुणा टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि मैं इन सारी डिसऑर्डर को, इन प्रॉब्लम्स को, जो कि व्यक्तिगत परेशानियाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आप तक अपने माध्यम से पहुंचा सकती हूँ। आज मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे होता है और किन किन लोगों में और किस तरह के लक्षण के साथ पाया जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पहले तो हम व्यक्तित्व की बात करेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है? जो व्यक्तिगत रूप से इंसान कहीं भी किसी के साथ भी अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने संज्ञान के माध्यम से, लोगों से कम्युनिकेशन के माध्यम से अपना इंटरेक्शन पैटर्न आपस में कम्युनिकेट करता है। उसका इंटरेक्शन पैटर्न कैसा है, कैसा नहीं है, और उनके बातचीत के माध्यम, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड की जो सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें, वो कैसी होनी चाहिए। और अगर वो ठीक नहीं है और कुछ हट के है उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से, जहाँ उनको परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो परेशानी उनको समझ में नहीं आती कि हाँ ये परेशानी इनको है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इन व्यवहारिक ट्रेट्स के अंदर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रख के बात करते हैं। ना ही उनको किसी तरह की एंजाइटी, ना ही किसी तरह का टेंशन, वरीनेस होगा कि हम किसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को शो अप कर रहे हैं। यहाँ पर हम व्यक्तिगत परेशानी की बात करते हुए पर्सनालिटी की बात करेंगे। पहले तो किसी भी व्यक्तित्व को या किसी भी पर्सनालिटी को इससे पहले या उनको एबनॉर्मल ये जान लें कि अगर किसी भी व्यक्ति में ये ट्रेट्स पाया गया है तो ये ट्रेट्स कब से हैं, और इस ट्रेट्स इसके स्टेजेस क्या हैं, इसके एज क्राइटेरिया क्या है, इसको डायग्नोसिस हम कब कर सकते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है, और अदर कोमॉर्बिडिटी की बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं सारी चीज़ें होती हैं तो बेसिकली हैं जिसमें ये पर्सनालिटी की चीज़ों को करेंगे। सच काइंड ऑफ कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारे सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के लोग पाए जाते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, एक बहुत ही कॉमन क्रोनिक डिजीज़ है जिसके अंतर्गत हम कई टाइप्स के पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ट्रेट्स की बात करते हैं। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन जो है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ही कितने लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाए जाते हैं। एज ए सिनॉप्सिस 11 हम अप्रॉक्सीमेटली 50% लेवल की बात करेंगे, जहाँ पे हम ये बताएंगे लोगों को कि 50% साइकेट्री इलनेस के साथ साथ अदर कोमॉर्बिडिटी जो एक्टिव साइकोपैथोलॉजी होती है वो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे टेंडेंसी है, एडजस्टमेंट इश्यूज है, एंजाइटी है और डिप्रेशन है। बेसिकली इनकी साइको सोशल लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इनको इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वरीनेस नहीं होती, जहाँ इनको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम है भी तो क्यों है और किस लिए है। लेकिन उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को वो सारी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते हमें भी इनके साथ इनके कम्युनिकेशन लेवल पे होती है, एडजस्टमेंट पैटर्न पे डिस्टर्बेंस होती है। इसकी जो एज बताई गई है सिनॉप्सिस 11 में, प्री एडोलसेंस से
जो स्टार्टिंग एज है अर्ली एडोलसेंस से लेके एडल्ट, बेसिकली फुल। लेकिन अगर अर्ली चाइल्डहुड डिसऑर्डर की बात करें, जहाँ पे इनके ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, सच काइंड ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी, जहाँ ये इससे पहले कंडक्ट डिसऑर्डर और अदर बिहेवियर इश्यूज़ में देखे जाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोल देना, चोरी करना, मारपीट करना, अब्यूज़िव टेंडेंसी होना। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन फैक्टर हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं। लेकिन अगर माँ बाप ध्यान ना दें और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और वो ट्रेड्स उसमें डेवलप होते गए, और उनको इंसाइट नहीं है माँ बाप को कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर 17 और 18 एज तक आता है और वहाँ पे ये ट्रेड्स ऑटोमेटिक पूरे फुल ब्लोन में हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड साइकिलिंग में, सोशल एडेप्टेबिलिटी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि उसको हो क्या रहा है, लेकिन उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को बहुत ही प्रॉब्लम होगी। हम DSM-5 के अकॉर्डिंग बात करें, अगर ABC 3 क्राइटेरिया इन्होंने बताया है DSM-5 में। ABCD ए क्राइटेरिया में उन्होंने ये बताया है कि कितनी कितने तरह के ये डिसऑर्डर में कितनी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है सिजोटिपिकल, पैरानॉइड जो डिसऑर्डर हैं। हम टाइप्स के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम DSM-5 के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस में रखते हैं। पहला क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी है, एंड क्लस्टर ए में हम सुसाइड, पैरानॉइड, सिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। और सुसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो सिम्टम होते हैं, जो आसपास के जो इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं उनके व्यक्तित्व में अगर वो दिखते हैं और लगातार वो अपने बिहेवियर के माध्यम से इन चीज़ों को शो अप करते हैं, तो आप उसको असेस करो, ध्यान दो कि हाँ ये प्रॉब्लम, ये एबनॉर्मलिटीज़ जो है लगातार क्या उसके व्यवहार में दिख रही है। इसी तरह क्लस्टर ए सुसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली डिटैचमेंट होता है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ, और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि इमोशन के अंदर थोड़ा भी नहीं होता है। अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो जैसे कि कुछ लोगों में उनके व्यवहार में सामने वाले की संवेग को ना समझ पाना, एकदम ना बोल पाना, ना कह पाना, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, कितना कम्युनिकेशन पैटर्न अच्छा है, कितना नहीं है, उस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पाना, उनकी फीलिंग को पूरी तरीके से एम्प्टीनेस कर जाना, ये भी एक सुसाइड पर्सनालिटी के अपने ट्रेड्स होते हैं। उनकी इमोशन में इतनी कोल्डनेस होता है, थोड़ा भी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब हम अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेट करें, उनके व्यवहार में, उनकी बिहेवियर होगा कि वो किसी के संवेग को। इसी तरह सिजोटिपिकल पर्सनालिटी की बात करें तो इनके अंदर जो होता है, जो ट्रेड्स होते हैं सिजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, वो मैजिकल थिंकिंग है, ओड है, स्ट्रेंज है, इलॉजिकल थिंकिंग है, कभी भी कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, और डिस्कम्फर्ट लेवल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ होता है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि क्लस्टर ए ट्रेट्स के अंदर आते हैं, इनके अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आइडियाज़ लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो डिल्यूजन लेवल पे बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह उनको अपने व्यवहार में सामने वालों के प्रति सस्पिशनेस इतनी कूट कूट के भरी होती है कि हर चीज़ में वो छोटी छोटी चीज़ों में शक, संदेह हमेशा शो अप करते रहते हैं। एक्सेसिवली एंजाइटी इतनी होती है कि हर चीज़ को छुपाने की, अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले ना कहीं
पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी अपने ट्रेट्स होते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे क्लस्टर बी की। क्लस्टर बी में सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं उनके अपने क्या ट्रेट्स होते हैं, उनके अपने साइन और सिम्टम क्या होते हैं। उनके अपने साइन और सिम्टम के जो एक्टिव साइकोपैथोलॉजी होती है वो तो फर्स्टली लाइंग है, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी भी चीज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा देना, और चुप रहना, लेकिन चुप रह के सारी चीज़ों को हार्म टेंडेंसी काइंड ऑफ घर में किसी भी कीमती चीज़ पर आग लगा देना, और एब्यूजिव असॉल्टिव कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर देखे जा सकते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी की बात करें जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में है अनस्टेबिलिटी रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप इन द पार्टनर की बात करें तो अगर हम इंटरेक्शन पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर की बात कर सकते हैं जो मल्टीपल रिलेशन वन टाइम में भी रखते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वाले, और इनका किसी से भी आसानी से एक बार में अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी की, किसी से भी आसानी से नहीं बनती है। इस वे ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पैटर्न भी इनकी कमी आती है, और आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर पाते कि क्या भरोसा करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। इस चक्कर में उनका कहीं ना कहीं फ्रेंड साइकिलिंग में, साइको सोशल इंटरपर्सनल रिलेशन में भी इनको प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें क्लस्टर बी के हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में साइन और सिम्टम क्या देखे जाते हैं जो कि क्लस्टर बी के अंदर आता है। हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी बिहेवियर कलरफुल, उनके कपड़ों में बिहेवियर बेवजह कहीं ना कहीं अननेसेसरी कम्युनिकेशन होगा, अननेसेसरी वे ऑफ अननेसेसरी ड्रामेटाइज होंगे, लोगों से आसानी से बहुत ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आसानी से मिक्स होने लगते हैं। और हम बात करेंगे एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो कि क्लस्टर सी में आता है। एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें जो साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन की बात करेंगे। रिजेक्शन मीन्स फैमिली रिजेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंड रिजेक्शन भी हो सकता है। अगर किसी महिला की या पुरुष की शादी हो जाती है उसके बाद वो उस रिलेशन में आने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं इसमें इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और सोशली बहुत ज़्यादा विड्रॉल होते हैं। और अगर हम क्लस्टर सी की बात करेंगे, एंजाइटी जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, अननेसेसरी वरीनेस, अननेसेसरी अवॉइडेड, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना कि कहीं सामने वाला मुझे कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना समझ ले, मेरी बातों को कोई कैप्चर ना कर ले, सच काइंड ऑफ एक बात कहने को से पहले वो 10 बार सोचेंगे। इसी तरीके से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, जिसके चलते वो किसी से मिक्स नहीं हो पाते। सोशलाइजेशन इनकी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। अगर हम बात करें इसी तरह OCPD की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें हम ये बात करते हैं कि ये लोग सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्शनिज्म के साथ करते हैं, बहुत ही वे ऑफ पैटर्न के साथ करते हैं। सिमेट्री सिस्टम इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्लीनिंग कंटामिनेशन को लेके इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बिहेवियर दिखता है, जैसे कहीं जाने से पहले हर चीज़ें बहुत सिमेट्री वे में रखना, साइज़ के अकॉर्डिंग रखना, परफेक्शन बहुत होता है। इमोशनली कंट्रास्ट इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये OCPD वालों के अंदर मेन पाया जाता है। इसी तरह हम बात करें
और भी अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो कि हम देखेंगे कि अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में और क्या क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ सकते हैं। जैसे कि डिप्रेसिव टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डिप्रेसिव टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम बात करते हैं कि उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में ही कहीं ना कहीं आइसोलेशन, अकेलापन, चुपचाप रहना, जिन अपने आप में किसी से बात ना करना, सैडनेस, वे ऑफ टॉकिंग, कहीं ना कहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं इस बंदे को डिप्रेशन हो रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ भी नहीं होता है कि इनको इनके व्यवहार में डिप्रेशन हो या कुछ, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं कि ये किसी से बहुत कम बोलेंगे, किसी से बहुत कम बातचीत करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अपनी जो टेंडेंसी है अपने आप ही रिजर्व रहते हैं। इसी तरह हम पर्सनालिटी डिपेंड पैसिव अग्रेसिव टाइप पर्सनालिटी होती है, जो हम बात करते हैं पैसिव अग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनके अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो साइन और सिम्टम की बात करें, जो अपने आप में ही छोटी छोटी चीज़ों को पैसिव एग्रेशन, अंदर से ही गुस्सा हो जाना और एक्सप्रेस ना कर पाना उस गुस्से को, ऐसे ट्रेट्स और साइन सिम्टम पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होती है वे में बहुत ही ज़्यादा देखने को, हाई ब्लड प्रेशर वाले और और भी अदर फिजियोलॉजिकल हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंक्रीज शॉर्ट टर्म और कहीं ना कहीं इश्यूज़ भी पाए जाते हैं। इसी तरह हम असेसमेंट की बात करेंगे, जो कि कई टाइप्स के होते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट में जैसे कि पहले तो हम बात करेंगे MCMI की, MCMI, और दूसरा MMPI, रोशाक इंगलॉग टेस्ट, और चौथा है TAT, थेमेटिक। कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ने पर SSCT की भी हम बात कर सकते हैं, सिक्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को असेस करके हम ये पता कि अगर किसी भी व्यक्ति में, उसके व्यवहार में ये ट्रेड्स देखे जा रहे हैं, तो उसका लेवल क्या है, उसकी डिस्टर्बेंस क्या है, और वो किस कैटेगरी में आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लस्टर A, क्लस्टर B और C, ये 3 पर्सनालिटी के अपने अपने ट्रेड्स हैं, जिसके अंदर कई टाइप्स के पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। बात करी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की, कि क्या इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी यूज़फुल है। मेरे अकॉर्डिंग टू सिनॉप्सिस में, सिनॉप्सिस 11 एडिशन में कई तरह के इसके लिए साइकोथेरेपी बताई गई है, जैसे कि डायलेक्टेड बिहेवियर थेरेपी और CBT। ये मेन 2 थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हैं, जो कि बताया गया है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को है, सच काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और OCPD पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो सबसे पहले तो इनको ये रियलाइज़ कराना, इनको इंसाइट कराना, इनका अंदर ये इंसाइट ओरिएंटेशन पैदा करना कि आपको ये बिहेवियर में ये सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं, और ये ट्रेड्स आपको कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिटोरेशन की तरफ लेके जाएगी। इसके चलते आप मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बताओ कि हाँ, इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, इनको एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जिसमें हम CBT और डायलेक्टेड बिहेवियर थेरेपी की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनसाइड ओरिएंटेशन की बात करेंगे। इनसाइड ओरिएंटेशन में इससे ये बताना कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसकी ये ट्रेट्स हैं, इसके ये साइन हैं, और आगे चल के ये सारी चीज़ें आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, इंटरपर्सनल रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं खराबी देगी। सपोर्टिव थेरेपी भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
इनसाइट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन और साइको एजुकेशन सबसे पहले नेसेसरी है कि साइको एजुकेशन के माध्यम से हम इनको साइको एजुकेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये ट्रेड्स हैं जिसका सल्यूशन पूरी तरह आप तो नहीं, लेकिन हाँ 60 से 70% आप अपने बिहेवियर में चेंजेस पा सकते हैं। अदर कोमॉर्बिड की बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मेजर फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोमॉर्बिडिटी में अगर बात करें कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में या किसी भी डिसऑर्डर में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो इनके अंदर जितने भी टाइप्स हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या जो भी अदर डिसऑर्डर है इसमें कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है। जैसे कन्वर्जन रिएक्शन, ये मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म के अलावा हम बात करेंगे इम्पल्सिव कंट्रोल और एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट इशू की बात कर सकते हैं। एडजस्टमेंट इशू में साइको सोशल असेसमेंट की बात करते हैं। साइको सोशल इवेल्युएशन के अंदर हम बात कर सकते हैं, साइको सोशल कई चीज़ों की इशू की है। और एडजस्टमेंट इशू कहाँ कहाँ हो सकता है, एडजस्टमेंट इशू किस तरीके का हो सकता है। इशू फैमिली के अंदर, हमारे दोस्त साइकिलिंग के अंदर, और कहीं ना कहीं प्री मैरिज है तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर वो कंफर्टेबल जोन के साथ हम नहीं रह पाते जितना हमें होना चाहिए। फैमिली डायनामिक की बात कर सकते हैं। फैमिली डायनामिक में पर्सन ऑफ मेंबर जो फैमिली के हैं कितने हैं, उनसे आपस में कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, किस तरह का है, इन सारी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। आगे चल के जब एज अ मेल में तो नहीं इन सारे ट्रेड्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बेसिकली फीमेल में अगर ये उनकी बिहेवियर में ऐसे इश्यूज, ऐसे ट्रेड्स पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट पैटर्न में प्रॉब्लम होती है। एडजस्टमेंट पैटर्न की बात कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, मैरिटल एडजस्टमेंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे अपनी बिहेवियर को पूरी तरह इजी गोइंग नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसके चलते हम इस बात की होगी कि हम कैसे रिएक्ट कर, गाइड नहीं होता है, हमको ये पता नहीं चलता है कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम उस प्रॉब्लम को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि साइकेट्री इलनेस के अंदर मल्टीपल अदर साइन सिम्टम के साथ आपके पास आता है, उसको बहुत ही ज़रूरत होती है फर्स्टली ये जानने की कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी कोमॉर्बिडिटी जो होती कई टाइप्स की होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 50% ऐसे पॉपुलेशन होते हैं जो कि डॉक्टर्स के पास, किसी भी साइकेट्री के पास मल्टीपल साइकेट्री डिसऑर्डर के साथ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग काउज होते हैं, ही होती है। ग्रेजुअली पहले तो हमें ये असेस करना है कि इनको प्रॉब्लम पहले किस तरह की हो रही है। कन्वर्जन रिएक्शन इज़ द मेन इश्यूज़। कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में डिफेंस मैकेनिज़्म देखा जाता है जो कि ये यूज़ करते हैं। वो डिफेंस मैकेनिज़्म आगे चल के इतना उनकी बिहेवियर में दिखने लगता है जिसको हम डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनके व्यवहार में वो ट्रेड्स कन्वर्जन रिएक्शन के देखे जाते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्लिंचिंग ऑफ टीथ, हेडेक है, हैवीनेस ऑफ हेड है। अदर सेंसेशन की बात कर सकते हैं, आंखों की रोशनी गायब हो जाना, आवाज़ गायब हो जाना, शरीर पैरालाइज्ड हो जाना। तो ये सारे साइन सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। की बात करें, डिप्रेशन बहुत मेजर फैक्टर है इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काम करता है, क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, वरीनेस बहुत रहती है, लोनलीनेस बहुत रहते हैं, लोग उनसे भागना शुरू कर देते हैं, उनसे अलग होना शुरू कर देते हैं। इसके चलते इनको ये प्रॉब्लम साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
किसी के साथ भी वे ऑफ टॉक, वे ऑफ बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। इसके चलते इनका बिहेवियर फंक्शनिंग ग्रेजुअली डेटोरेट होता जाता है। और इसमें बहुत हेल्प करता है सबसे पहले साइकेट्री में मेडिसिन के माध्यम से ही हम इन सारे साइन सिम्टम को पूरी तरह रिड्यूस कर पाएंगे, इन साइन सिम्टम को पूरी तरह हटा पाएंगे। अगर हमें ये डिप्रेशन किस कैटेगरी में, किस नॉर्म्स के अंदर आता है, क्योंकि डिप्रेशन के भी नॉर्म्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर इन नॉर्म्स के अंदर अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर रेंज में है तो तुरंत रिफ़र करना है हमें साइकेट्री में, ताकि वो मेडिसिन के थ्रू वो सारी सुसाइडल आइडिएशन, लोनली लिस्ट, क्राइम, ये सारे जो साइन और सिम्टम होते हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो सकें। एंजाइटी रेटिंग की बात करें, एंजाइटी रेटिंग में भी 3 तरह की रेटिंग पाई गई हैं, जो कि माइल्ड लेवल की तो कहीं ना कहीं हम एज ए साइकोलॉजिस्ट उस चीज़ को डील कर लेंगे, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर रेंज आ रहा है किसी भी एंजाइटी नॉर्म्स में, तो कहीं ना कहीं इनको एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए साइकेट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, और हमें वहाँ पे ही रिफ़र करना है। फिर बाद में हमें ग्रेजुअली उनके व्यवहार में, उनके संज्ञान में, उनकी अफेक्शन लेवल पे हम एज ए साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे अपने साइकोथेरेपी के माध्यम से उस जगह काम कर सकते हैं, ताकि वो मरीज़ जो आपके पास आया है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ प्रॉब्लम मुझे है, उस पर मुझे काम करना है, ताकि मुझे मेरी लाइफ अपनी थोड़ी आसान और सीधी बना सके। इसी तरह हम बात करेंगे 4 चीज़ों की। एज ए थेरेपिस्ट हमें कहाँ काम करना है, किस तरह काम करना है। 4 चीज़ों में अगर हम बात करें, पहले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिहेवियर में जो इम्पल्सिविटी इतनी होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। संज्ञान की बात करते हैं थर्ड नंबर पे। अफेक्टिविटी की बात करते हैं, जिसको कहते हैं